बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हर फेराज और या मकबूल जान के साथ। व्लादिमीर पुतिन ने दी आलमी जंग की धमकी। जवाब में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने कुछ भी और नहीं कहा, स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया और उन्होंने कहा अमेरिका तैयार है। उन्होंने कहा नेटो एलाइज जो हैं वो भी तैयार हैं और उन्होंने ये जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने कहा हम वी विल डिफेंड एवरी सिंगल इंच ऑफ नेटो टेरिटरी। अब इसका बैकग्राउंड है वो ये कि 4 एरियाज, 2 साउथ के अंदर 2 ईस्ट के अंदर, जहाँ पे जो पुतिन है उन्होंने जहाँ पे रेफरेंडम करवाया है, वो जो इलाका जात हैं अब वो रशिया के चूंकि हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे अमेरिका ने कोई भी हरकत की, नेटो ने कोई भी हरकत की, तो हम रिटेलिएट करेंगे और रिटेलिएशन जो है वो न्यूक्लियर की हो सकती है। ये सारा कुछ तो ओरिया साहब हो रहा है, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे हम तीसरे आलमी जंग की जानिब बढ़ रहे हैं। उसके अंदर एक जो अहम पॉइंट है वो ये है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो इस टाइम न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। वहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो या यूनाइटेड नेशंस के अहम ओहदेदारान, उनसे मुलाकातें की हैं। तो क्या इस कॉन्टेक्स्ट में मैं इनको देख सकता हूँ कि इससे रेलिवेंट है थर्ड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड? देखें, इस वक्त जो है ना पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है और पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त देख रही है कि किस तरफ उसने जाना है, क्योंकि यूँ लगता है कि पूरी दुनिया अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरह 2 खैमों में बट जाएगी। आपको याद होगा कि पहली जंग अज़ीम में दुनिया बट गई थी, लेकिन टर्की नहीं बटा था। टर्की ने अपने आप को अलहदा होने का ऐलान किया था, फिर उसके बाद उन्होंने टर्की का कला कमा कर दिया था। 1923-24 के अंदर सारों ने मिलकर जो जीते हुए थे इत्तेहादी, वो फिर टर्की पे चढ़ दौड़े और खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो गई। उन्होंने फिर किसी और पावर को रहने नहीं दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी दोनों ताकतें थीं, एक तरफ एलाइड फोर्सेस थे, दूसरी तरफ हिटलर की फोर्सेस थीं। हिटलर के साथ इटली था, बस यही लोग थे और उन्होंने बाजार बात है कि हिटलर का जिसने कला कमा किया, सफाया किया और फिर दुनिया के रूल करना शुरू किया। इस वक्त पुतिन जो है ये उस राख से चिंगारी निकली है जो राख कोल्ड वॉर की थी। कोल्ड वॉर शुरू हुई थी 1945 में, जिसमें ये दोनों ताकतें आमने सामने नहीं होती थी लेकिन जंग लड़ती रहती थी। मतलब इन्होंने क्यूबा में जंग लड़ी, मतलब इन्होंने वियतनाम में जंग लड़ी, मतलब इन्होंने अंगोला में जंग लड़ी, इन्होंने अफ़गानिस्तान में जंग लड़ी। कौन कौन सी जगह है, ख़ास तौर पे जो ममालिक लैटिन अमेरिका के थे, जिनमें चिली था, जिसमें होंडुरास था, जिसमें निकारागुआ था, जिसमें ग्रेनेडा था, कौन कौन सी जगह है जहाँ इन्होंने जंग लड़ी और इन्होंने कत्ल व नहीं किया और अपने मर्ज़ी के लोगों को इस्टेब्लिश करना शुरू किया। अमेरिका में एक स्कूल था, स्कूल ऑफ अमेरिकास। अमेरिका उस इलाके को कहते हैं कि जो कि जनूबी अमेरिका का इलाका है, जिसके अंदर ये 12 मुल्क आते हैं। ब्राज़ील आता है, उसके बाद अर्जेंटीन आता है, पैराग्वे आता है, ये सारे ममालिक हैं। अब इन ममालिक के अंदर अमेरिका जो था अपनी फ़ौजें, उनके फ़ौजी लेता था, ट्रेन करके भेजता था और उनमें हर तरह का जुल्म करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। मतलब एक वहाँ मैनुअल था कि कैसे जो है अपने लोगों को हम पकड़ के और उनको स्वैग की तरह और CIA की तरह अकूबत खानों में रखेंगे, और उन्होंने रखे भी। कम से कम 4 तो मेजर उनके हुक्मरान जो थे उनको असैसिनेशन के ज़रिए CIA ने मरवाया। ये सारी सूरत हाल थी। इस सूरत हाल में अब हालात इस तरह के हो चुके हुए हैं कि अब दोबारा ये सूरत हाल बनी। मतलब कल एक मुल्क है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो में फ्रेंच और इनकी आपस में लड़ाई थी, रशियंस की। बुर्किना फासो में अब ज़ाहिर बात है एक फ़ौज है जिसका वो सरबराह था वहाँ पर लगा हुआ। अब उसका बंदा जो था, उसको एक कैप्टन इब्राहिम जो था, उसने अपने चंद लोगों को साथ मिलाया और आर्मी चीफ को उड़ा दिया और वहाँ पर छोटे लोगों की वहाँ पर बातचीत आ गई और उन्होंने प्रो रशियन स्लोगन्स लगाने शुरू किए। ये लेवल आ चुका है इस वक्त सारे का सारा। इसकी मामलात के अंदर इसने तकरीर शुरू जो की है जुमे के दिन पुतिन ने, वो बड़ी अहम है। और उसके साथ मैं आपको जो बाइडेन की भी तकरीर का सिर्फ एक फ़िक्रा सुनाऊँगा, और वो फ़िक्रा ऐसा है कि जिसने लोगों को 1 मिनट के लिए यूरोप में रहने वालों को दहला के रख दिया। पुतिन ने 3 बुनियादी पॉइंट्स बताए। पहला तो उसने कहा कि ये यूरोप जो है ये सैटनिज्म है, ये शैतानियत है। जैसे अमेरिका एक्सेस ऑफ इविल कहता था, उसने कहा था ये शैतान है। शैतान कहता है उसने, पहला पॉइंट उसने ये कहा है कि ये गैस पाइपलाइन है, इसके अंदर जो धमाके हो रहे हैं, ये जो नॉरेंट सिस्टम है गैस पाइप, ये अमेरिका करवा रहा है, हम नहीं करवा रहे, हम तो अपनी गैस पाइपलाइन बेचना चाहते हैं। इसके ऊपर ज़रा सा बाइडेन का वो स्टेटमेंट देखें कि बाइडेन को एक साफी ने पूछा, उन्होंने कहा कि यूरोप जो है
वो गैस पाइपलाइन गैस खरीद रहा है अभी तक, तो आप क्या करें? कहते हम कहते हैं कि यूरोप जो है वो गैस ना खरीदे, हम उनको वार्न कर रहे हैं। तो उसने कहा कि गैस रुक सकती है, उसने कहा कि हाँ रुक सकती है। तो उसने कहा क्या रूस रोकेगा? उसने कहा नहीं, विल मेक इट पॉसिबल, हम रोकेंगे। तो प्यूटन ने ये कहा है कि जो छोटे मोटे गैस रास्ते में हो रहे हैं, क्योंकि जर्मनी से लेकर जो पाइपलाइन नॉर्ड की पाइपलाइन बनी हुई है NORD जो तो कहते हैं, वो 20 अरब डॉलर लगा के उन्होंने बनाई थी। उसके अंदर कभी रूस रोकता है, कभी वो रोकता है, वो गैस पाइपलाइन धमाके हो रहे हैं। और पूरा इस वक्त जो है वो यूरोप जो है उसने पूरी गैस पाइपलाइन खरीदी। कल पाकिस्तान ने LNG का ठेका खोला है, आपको पता है क्या हुआ है? एक बंदे ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान को कल जो उन्होंने टेंडर टर्फ किए थे, दुनिया में से कोई बेचने वाला नहीं आया कि हम पाकिस्तान को बेचते हैं। ये आपकी हालत है और आप क्या होगा आपके साथ आइंदा। उसके बाद सेकंड उसने ये कहा है कि अब आप ऐसा करो कि हमारे साथ नेगोशिएशन कर लो, ये 4 इलाके से मैंने ले लिए हैं, लेकिन मैं इन 4 इलाकों पे नहीं करना चाहता, मैं इसके अलावा बाकी इलाकों पे करना चाहता हूँ। रेफरेंडम करवाना और इलाकों पे भी, मतलब यूक्रेन का पूरा इलाका उसके बारे में और बताओगे, क्योंकि ये बात बेसिकली रशियन टेरिटरी थी। यूक्रेन में यूक्रेन तो कभी हेडक्वार्टर होता था यूक्रेन का, ये क्रीमिया का जो इलाका है, ये तो ज़ारों का बेसिक रूट, यहीं तो लास्ट फाइट हुई थी, यहीं तो 50,000 बंदे मारे थे बॉल्शेविक रेवोल्यूशन में। अब वो कहता है, ये तीसरी उसने कहा है, अब मैं इसकी फिक्र बनता हूँ, फॉर द यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन विद इट्स बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945 यूनाइटेड स्टेट्स हैज क्रिएटेड अ प्रेसिडेंट। उसने कहा हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है अमेरिका ने, हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम इस्तेमाल करके हम अब अमेरिका की उस प्रेसिडेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई मसला नहीं है कि तुम्हारे पास बम आए तो तुम जापान तबाह कर दो, हमारे पास बम हो तो हम इस्तेमाल ना करें। तो ये इतना बड़ा थ्रेट है, जिस थ्रेट की सूरत हाल जो है इस वक्त पूरी दुनिया महसूस कर रही है, ख़ासतौर पर यूरोप महसूस कर रहा है। उसमें हमारे बाजवा साहब जो हैं उनको बुलाया गया है अमेरिका। बाजवा साहब को उनके पूरे 6 साल टेन्योर में अमेरिका ने नहीं बुलाया। इस साल के अंदर 3 दफ़ा, ये भी एक रिपोर्ट से कि 3 दफ़ा इन्होंने जाने की कोशिश की है, लेकिन पूरे 6 साल में नहीं बुलाया। सिंपल सी बात। इमरान खान के साथ एक दफ़ा चले गए थे, खुद साथ लग उस वफद में शामिल हो गए थे। पाकिस्तान का पहला आर्मी चीफ है जिसको अमेरिका ने नहीं बुलाया था, क्योंकि अमेरिका की रिलेशनशिप हमारे साथ ठीक नज़र नहीं आ रहे थे, या वो समझते थे कि पाकिस्तान हमारे लिए यूजलेस चीज़ है। अब पाकिस्तान उनके लिए यूजलेस नहीं रहा, पाकिस्तान उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब उस दौरे के अंदर और बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक शख्स और भी है जो है वज़ीर क़ानून, उसको आज़म नज़ीर तारड़। अब उसको क्यों बुलाया गया है? 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो अमेरिका ये समझता है कि आइंदा का जो सिनेरियो बनने वाला है जिसमें जंग होगी और जंग के अंदर बाकी चीज़ें बनेंगी, या तो ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर शायद मिलिट्री को हम सपोर्ट कर दें तो उसके लिए कोई लीगल रास्ता शरीफुद्दीन पीरज़ादा की तरह निकाला जाए और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर कानून मिल के एक रास्ता निकालें। तो ये मिलिट्री को इज दैट अ पॉसिबिलिटी? क्योंकि आज़म तारड़ के वफद में जाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। ठीक है, बिग न्यूज़ नहीं, सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क, लेकिन फिर भी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती ना। फिर जब बाजवा साहब की वहाँ पर कोई इस वक्त पाकिस्तान की कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही है कि आप यूक्रेनियन और रशियन वॉर से उसमें आपकी क्या हैसियत है? वरना इमरान खान आए या नवाज शरीफ भाई शहबाज शरीफ, उनको कोई दिलचस्पी नहीं, उनको कत्तन कोई दिलचस्पी नहीं। उनको पता है पाकिस्तान ने इतने IMF के देने हैं, इतने वर्ल्ड बैंक के देने, जब चाहेंगे कान यूं से मरोड़ लेंगे, जाएगा कहाँ पाकिस्तान? तो असल मतलब यह है कि वो बेसिकली इस वक्त जब समझते हैं। अब देखिए बहुत सारी खबरें हैं, मैं इस वक्त बयान नहीं करना चाहता। यूक्रेनियंस जो हैं अपने ट्विटर अकाउंट में क्या क्या कुछ कह रहे हैं कि असला कहाँ से आ रहा है और लोग कहाँ से लड़ रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है, और वो बरतानवी जो खबरें बहुत आ रही हैं। ये ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हमें लगता यह है कि हमें बिल्कुल आज़ाद रहना चाहिए, और अगर हम आज़ाद नहीं भी रहना चाहते तो फिर हमें चाइना और रूस का साथ देना चाहिए, क्योंकि नज़दीक हैं, पड़ोसी हैं। अमेरिका हमारी कभी मदद करने नहीं आएगा, 75 साल से कभी मदद। और अमेरिका की गुलामी से हमें कुछ मिला भी नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, जिन लोगों को लग रहा हो कि शायद प्यूटन गलत कर रहे हैं, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन जो है वो नहीं करेंगे। यहाँ पे यूक्रेन के अंदर जो US है उसने वही किया है, तो उसने जितने भी हमारी शिकें थी वो तोड़ी, और इवेंचुअली वही जो प्यूटन वाली बात है कि अगर आप मेरे घर पे मेरे दरवाजे पर ला के न्यूक्लियर रख देंगे तो आई विल हैव टू रिटेलिएट। फॉर नाउ दिस इज़ इट। आई बिलीव आज के इस पूरे शो को आपको पसंद आया, और दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। Until next time, stay tuned.